आप सभी के बीच में जितने भी आप सभी सेकेंड ईयर के डियर कैंडिडेट हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आपके लिए मैं क्लास डेली लेकर आ रहा हूं। सेकेंड ईयर का दोपहर में डलता है 2 बजे के आसपास, तो आप कंटिन्यू प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इस सप्ताह में वीडियो सीरीज जो है 7वां शुरू हो रहा है। हर एक सब्जेक्ट का 7वां नंबर का वीडियो। तो आप लोग को पता है कि आज है मंडे, तो मंडे है, पहला दिन है सप्ताह का, तो आपका MSN 1 होगा, पहला सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसको हम लोग आज समझेंगे। बात समझ गए? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू सारा कुछ समझेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी समझेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी समझेंगे। ओके, चलिए चीज़ों को समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे खनिज होते हैं। सबसे पहले समझिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार के मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, जो शरीर में घुलकर, जो शरीर में मिलकर विद्युत आवेश कण आयंस बना लेते हैं, जिसका क्या काम है? बॉडी के अंदर विद्युत आवेश कण के रूप में, यानी आयंस के रूप में यह मौजूद होता है। ये शरीर के तरल पदार्थ फ्लूइड में घुलकर शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में मदद करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली एक मिनरल्स के रूप में हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ होता है उसमें मिलकर, उसमें घुलकर शरीर के बहुत सारे अन्य क्रियाओं में मदद करता है। बात समझ गए? यह आयंस के रूप में मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में। आयंस कहा जाए तो विद्युत आवेश कण जो मूवमेंटल होता है, ठीक है, तरल पदार्थों में मौजूद होता है बॉडी के अंदर। और बेसिकली यह इलेक्ट्रोलाइट एक खनिज के रूप में होता है, लेकिन कार्य करता है विद्युत आवेश कण आयंस के रूप में, ठीक है, तरल में मिलकर बॉडी के अंदर। ओके, तो ये अपन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, बॉडी में इसकी क्या भूमिका है, क्या काम करता है? तो यह मांसपेशी और नाड़ियों को काम ठीक रखना है, इसका काम है। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, एक खनिज बॉडी के अंदर है नहीं, बहुत सारे खनिज है, सबका अपना अपना काम है, भूमिका है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, यह मसल्स और पल्स जो नाड़ी होता है उसको ठीक ढंग से काम करने में मदद करता है। शरीर में पानी और एसिड बेस संतुलन बनाए रखता है। इसका काम इलेक्ट्रोलाइट का है कि बॉडी में जो तरल पानी है, जो एसिड बेस है, अम्ल क्षार है, उसके संतुलन को भी बना के रखता है। हृदय की धड़कन को नियमित रखना, जब ये पल्स को ठीक रखेगा तो नाड़ी भी ठीक रहेगा। बात समझ रहे हैं? कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों और अवशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करना, इसका काम है। कोशिकाओं में पोषक तत्व को पहुंचाना, पोषक तत्व देना और अवशिष्ट पदार्थों को इधर से उधर बाहर करना कोशिकाओं से। तो ये जो है आपका, इसका ये सब काम होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में आखिर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है जो खनिज के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रोलाइट का नाम है, इधर उसका संक्षिप्त नाम है, इधर उसका कार्य है। देखिए, सभी इलेक्ट्रोलाइट का अपना अपना काम है। जैसे बॉडी में सोडियम है, सोडियम का संक्षिप्त रूप Na होता है, प्लस इसलिए दिया गया है क्योंकि आयन के रूप में होता है, तो इसका सोडियम का नाम Na होता है। ठीक है, और पानी संतुलन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ये भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सोडियम के बारे में अगर पूछेगा क्या काम करता है बॉडी में, तो पानी संतुलन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। Na इसका संक्षिप्त नाम होता है। आगे है पोटेशियम, इसको K से सूचित करते हैं, K+ आयन। ठीक है, और पोटेशियम का काम बॉडी में मांसपेशी क्रिया, मसल्स के काम, दिल की धड़कन में, इनमें भूमिका निभाता है पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम का क्या काम होगा पूछेगा तो बताइएगा। मांसपेशी क्रिया, दिल की धड़कन को कंट्रोल, इस सब में जो है ये भूमिका निभाता है। ओके, आगे चले तो आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, Ca सूचित करते हैं, +2 आयन होता है इस पर। तो कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है, मांसपेशी के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो है आपका कैल्शियम का एक काम है। ठीक है, कैल्शियम का काम बालों के लिए भी होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बॉडी में क्या काम है? तो मैग्नीशियम Mg+2 इस पर भी चार्ज होता है। यह नसों के लिए, मांसपेशियों के लिए और एंजाइम की गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे है, यहाँ पे क्लोराइड है जिस पर Cl- आयन होता है, ऋणात्मक, निगेटिव आयन होता है। ठीक है,
यह पीएच और द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्लोराइड का काम है पीएच और द्रव संतुलन बनाए रखना। आगे है कार्बोनेट, HCO3 माइनस चार्ज होता है इस पर। एसिड बेस संतुलन बनाए रखना, बॉडी में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखना कार्बोनेट के लिए आवश्यक होता है। तो ये सारे के सारे जो है मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, ये सब जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये आपका ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉडी के अंदर कौन कौन सा हमें इलेक्ट्रोलाइट है और किसका क्या काम है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में, वीडियो को 2 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कहाँ कहाँ होते हैं। जान गए कि कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कहाँ होता है। तो यह रक्त में मौजूद होता है, ब्लड प्लाज्मा में, कोशिकाओं के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कोशिका के अंदर तरल होता है उसमें होता है, यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कोशिका के बाहर होता है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 जगह, कोशिका के बाहर, कोशिका के भीतर, ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में आपके यह जो है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जहाँ कोशिका के अंदर होता है वो कोशिकाओं के लिए काम आता है, जहाँ कोशिका के बाहर आता है वो कोशिकाओं के बाहर भी जो है कोशिका के लिए ही जो है काम करता है, और जो ब्लड में होता है वह अन्य अंगों तक जाकर ब्लड के थ्रू जो है काम करता है। तो ये जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट कहाँ कहाँ होता है, लोकेशन मैंने बता दिया। अब आपके मन में ये भी होगा कि भाई ठीक है, हम ये जान गए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लोकेशन बॉडी में कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल मन में ये भी आएगा कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हम देखे हैं खनिज, वह कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, क्या क्या चीज़ हम जो है भोजन में शामिल करेंगे ताकि ये सब इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलता है। देखिए, प्राकृतिक स्रोत है और इधर दिया गया है स्रोत और इधर इलेक्ट्रोलाइट का नाम है। जैसे आपने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम एक है। सोडियम जितने भी आपके नमक है, अचार है, ठीक है, पैक फूड होता है, इन सब में मतलब नमक की मात्रा जहाँ भी होगी वहाँ से आपको ये जो है स्रोत मिल जाएगा सोडियम का। ठीक, आगे है पोटेशियम है। पोटेशियम क्या चीज़ से मिलेगा, तो पोटेशियम के लिए केला लीजिए, ठीक है, नारियल पानी पीजिए, आलू में है, पालक में है। तो ये पोटेशियम अगर लेना है, केला नारियल पानी में खूब ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आगे कैल्शियम अगर आपको लेना है तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होता है सब में कैल्शियम पाया जाता है। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब कैल्शियम का स्रोत है। मैग्नीशियम का स्रोत की बात करें तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो होता है, नट्स, बीज, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, तो ये जो साबुत अनाज होता है, ड्राई फ्रूट होता है, किसी चीज़ का सीड होता है, बीज, वो सब मैग्नीशियम उसमें आपको मिल जाएगा। आगे है क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है आपके नमक जो होता है वह एक क्लोराइड ही होता है। आगे मैं बात करूँ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट शरीर खुद बनाता है, लेकिन कुछ पेय पदार्थ जैसे सोडा जो होता है ये इसमें बाइकार्बोनेट होता है। तो यही आपका ये सारा जो है इलेक्ट्रोलाइट का स्रोत है, कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा मैंने बता दिया। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट के नॉर्मल रेंज का जो चार्ट होता है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये सब आपको तो पता हो गया, तो ये सब का रेंज भी होता है, वैल्यू भी होता है, नॉर्मल वैल्यू। तो अगर इन सब इलेक्ट्रोलाइट में नॉर्मल वैल्यू आपको पता करना है तो कैसे आप पता करेंगे, तो नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम में हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ले, या हो सकता है आपसे जो है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पूछ ले, तो ये लिखना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इधर नाम है, इधर नॉर्मल रेंज है और इधर यूनिट है। यूनिट जरूर याद रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम बॉडी में 135 से 145 होता है, MEQ पर लीटर होता है। ठीक है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या इसी को हम लोग मिली मोल पर लीटर बोलते हैं, एम मोल पर लीटर बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिए। आगे है यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है। 2 चीज़, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम मैग्नीशियम बॉडी में जो है ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए पोटेशियम 3.5 से 5 होना चाहिए।
ये आपका जो रेंज ऊपर में यूनिट याद रखे हैं सेम यूनिट है। कैल्शियम में और मैग्नीशियम में दोनों में यूनिट बदल जाता है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के लास्ट में सीएम है तो इसका तो यहाँ पे दोनों के लास्ट में सीएम है तो याद रखिएगा दोनों का जो यूनिट है सेम होगा। mg मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, mg प्रति dl, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा होता है, समझ लीजिए ये ज़्यादा है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब नॉर्मल रेंज कितना होता है तो कैल्शियम तो हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए इसलिए 8.5 से 10.5 mg प्रति dl होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कम चाहिए, इसका आवश्यकता ज़्यादा नहीं है इसलिए जो है यह जो है आपको 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है, ठीक है। 1.5 से लेकर 2.5 तक mg प्रति dl जरूर याद रखिएगा। ये आपको आगे कंपटीशन में भी जाएंगे तो यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। आगे है यहाँ पे क्लोराइड। तो क्लोराइड हम लोग जानते हैं नमक कितना लेते हैं तो यह जो है 98 से लेकर 106, ठीक है ना, 98 से लेकर 106 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। कार्बोनेट की मैं बात करूँ तो 22 से लेकर 28, ठीक है ना, 22 से लेकर 28 MEQ पर लीटर। सिर्फ आपको जो है दो ही चीज़ में आपको ये यूनिट बदलना है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोनों का नाम सेम जैसा है तो दोनों का यूनिट भी सेम जैसा रखिएगा। और जब दोनों का यूनिट सेम जैसा हो जाएगा तो दोनों का याद कर लीजिएगा कि कैल्शियम 8.5 से 10.5 और मैग्नीशियम जो है 1.5 से लेकर 2.5, ठीक है। बस इतना ही याद रख लीजिएगा, बाकी सब का यूनिट समान है, ठीक है ना। सोडियम ज़्यादा चाहिए बॉडी में 135 से 45, पोटेशियम तो बिल्कुल कम चाहिए 3.5 से 5.5, और उसके बाद क्लोराइड तो 98 से 106 होता है, और बाइकार्बोनेट 22 से 28। सबका यूनिट MEQ पर लीटर होता है, ठीक है, या मिली मोल पर लीटर कहिए, ओके। तो ये आपका मैंने बता दिया सबका नॉर्मल रेंज। 2 बार चार्ट को देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोग को मैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बता दिया, संतुलन के बारे में बता दिया। अब आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले इम्बैलेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। तो देखिए बैलेंस कब होगा, जब आपके बॉडी में जितना चाहिए नॉर्मल रेंज में सब मौजूद होगा तो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन होगा। लेकिन इम्बैलेंस कब होता है, जब उन सारे जो वैल्यू मैंने आपको बताया कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, चार्ट के रूप में जो बताया ना, उस वैल्यू में बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, वह असंतुलन होता है। असंतुलन के मतलब क्या है, संतुलन बिगड़ जाना। तो संतुलन बिगड़ने के मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ कमना ही, बढ़ना भी जो है संतुलन बिगड़ना ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो हमारा समान मान वैल्यू है उसमें अत्यधिक बढ़ना और कम होना ही जो है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति कंडीशन होती है जिसमें खून में, यानी चूँकि हम जानते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होता है, बॉडी के अंदर खून में ही होता है। तो ये खून में जो आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट खनिज है इसका स्तर या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट शरीर के कई ज़रूरों काम में मदद करते हैं, ठीक है। अब मदद करते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इफ़ेक्ट करेगा बॉडी पार्ट पर, तो वही जो है असंतुलन कहलाता है, ओके। अब इसका क्या क्या काम है बॉडी के अंदर, काम तो मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है। मांसपेशियों की मसल्स फंक्शन में, मांसपेशी की काम में, नर्व सिग्नल में, नाड़ियों के संकेत में, ठीक है। तो इस प्रकार से यह नर्व सिग्नल में, मसल्स के फंक्शन में, फ्लूइड बैलेंस शरीर में तरल बना कर रखने में, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने में, pH नियंत्रण करने में, ये क्या करता है आपका, एक काम होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ये सब इलेक्ट्रोलाइट का काम है। जब बॉडी में आपका इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल होता है तो ये सारे फंक्शन जो है नॉर्मल तरीके से चलते हैं। लेकिन जब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, यानी इन सारे गतिविधियों कामों में अनियंत्रण होगा, ठीक है ना, असंतुलित हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगता है बॉडी में, ठीक है। चलिए असंतुलन में ये सारे चीज़ आता है, असंतुलन में ही जो है इसका काम भी आता है, तभी तो आप पहचान पाएंगे। अगर काम नहीं, मैंने काम तो बता ही दिया कि सोडियम का काम है शरीर में पानी और रक्तचाप को नियंत्रण करना, पोटेशियम का काम है दिल की धड़कन और मांसपेशी की कार्य प्रणाली को बना के रखना, कैल्शियम के काम है हड्डियों को मजबूत करना, मांसपेशियों को संकुचन करना, ठीक है। मांसपेशी को संकुचन करता है तभी तो हार्ट हमारा संकुचित होता है तो ब्लड पंप करता है, तो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। मैग्नीशियम का काम होता है नसों और मांसपेशियों के कार्य के लिए,
क्लोराइड का काम है एसिड बैलेंस बना के रखना। बाइकार्बोनेट का काम है कि शरीर का पीएच मान को बना के रखना, ठीक है। तो ये जो है इसका काम है। और जैसे ही असंतुलन होता है तो इन सारे जो भी, ऐसा नहीं है कि सभी एक ही बार में जो है असंतुलित हो जाता है। मान के बॉडी में पोटेशियम असंतुलित हो जाएगा, मैग्नीशियम असंतुलित हो जाएगा, कभी सोडियम असंतुलित हो सकता है, कभी क्लोराइड असंतुलित हो सकता है, ठीक है, कभी बाइकार्बोनेट असंतुलित हो सकता है। तो जो इम्बैलेंस हो जाएगा वो फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यही असंतुलन से होता है, ठीक है ना। आगे बढ़, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के क्या क्या कारण होते हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, इसका कुछ कारण होगा, बिल्कुल कारण होता है। जैसे बहुत अत्यधिक मात्रा में उल्टी या दस्त होना, शरीर से पानी निकल जाना, ज़्यादा पसीना निकलना भी खासकर गर्मी में या व्यायाम करने समय। डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी भी असंतुलन का कारण बनता है, ठीक है। डायूरेटिक्स, पेशाब बढ़ाने वाली दवाई लेना भी कारण बन सकता है। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन भी, अत्यधिक पानी पीना, ओवर हाइड्रेशन भी, ये सब कारण बनते हैं। कुल मिला के टोटल में पानी से रिलेटेड चीज़ें हो रहा है। और शरीर से पानी जब निकलता है ना तो बहुत ज़्यादा समस्या होता है, क्योंकि उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है जो कि असंतुलन होता है। तो ये सब कारण बनता है, ठीक है। आपको डायबिटीज़ और किडनी की समस्या भी जो है इम्बैलेंस की भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे कारण जान गए तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो जाहिर सी बातें हैं, जब आप इसके फंक्शन समझ गए हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है तो इसका फंक्शन भी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सोडियम का काम है, इस सोडियम की अगर कमी होगा तो थकान, भ्रम, सिर दर्द, मरोड़। अधिकता होगा तो हाई बीपी, सूजन और चक्कर आएगा। तो अधिकता से इधर है और कमी होने से ए है। अधिकता होना भी और कम होना भी दोनों असंतुलन को दर्शाता है, समझ गए। पोटेशियम है, कमजोरी होना, थकान होना, धड़कन अनियमित होना, एक कम होने से होगा। अगर पोटेशियम बॉडी में अधिक हो जाएगा तो मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय दर रुकना, ये भी हो सकता है। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम मांसपेशियों में ऐंठन और सुनपन होगा जब कमी होगा। ज़्यादा होगा तो कब्ज और मानसिक भ्रम की स्थिति होता है। मैग्नीशियम है, थकान, ऐंठन ये करता है कब, जब कमता है तो, और जब बढ़ता है तो लो बीपी हो जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाता है। ये मैग्नीशियम के अधिकता और कमजोरी है। देखिए ये चार्ट जो है एक दो बार दिमाग में बैठा कर ध्यान से देखेंगे और दिमाग में सोचेंगे तो आपका जो है याद हो जाएगा, ठीक है। यह उससे ही रिलेटेड है कि किसका क्या काम है। तो जो काम आप समझ गए हैं उसी में तो उतार चढ़ाव होगा तो उसको लक्षण दिखेगा। बात समझ गए ना। अब इसका जांच क्या है, तो देखिए आप चाहते हैं कि हम पता करें कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है या ये गड़बड़ी किस कारण से है। अगर पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जांच करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट स्तर मापने के लिए ब्लड टेस्ट कीजिए। यूरिन टेस्ट, शरीर से इलेक्ट्रोलाइट कैसे बाहर जा रहे हैं इससे जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके यूरिन के थ्रू भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट निकले, तो यूरिन का टेस्ट। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह दिल की धड़कन पर असर देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम जो आपके हार्ट को जो है क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो आप ईसीजी के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर ईसीजी में अब नॉर्मल आता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट भी चेक कराते हैं, इसीलिए कि बॉडी में देखा जाए हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये सब कुछ चेक होता है, बात समझ गए। इलेक्ट्रोलाइट जब असंतुलन हो तो इसका क्या उपचार हो सकता है, तो उपचार इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में है और उसकी मात्रा कितनी है। ट्रीटमेंट हम कराने जाते हैं तो आप चूँकि देखे हैं 5-7 इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, तो हम पहले ये चेक करके देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की कमी है या अधिकता है, तो उस बेस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए आईवी फ्लूइड, अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आईवी फ्लूइड देते हैं, तरल पदार्थ देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट जैसे पोटेशियम या मैग्नीशियम की गोलियां देते हैं, अगर इसमें कमी है तो। डाइट सुधारते हैं, जैसे नमक या केले का सेवन कराते हैं, केवल केले पोटेशियम के लिए, नमक क्लोराइड के लिए, ठीक है। दवाइयों में बदलाव करते हैं, अगर किसी दवा के कारण हो रहा है तो दवाओं में बदलाव करते हैं। बात को समझ रहे ना। तो यह स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का गड़बड़ी है और उसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से अगर इम्बैलेंस से बचना है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचने के लिए कुछ उपाय भी है। जैसे पर्याप्त मात्रा में आपको जो है पानी पिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पिए। संतुलित आहार ले जिसमें फल, सब्जियाँ, दूध आदि मौजूद हो। ज़्यादा पानी ज़्यादा पसीना आने पर ORS या इलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थ का सेवन करें। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं ताकि आपको पता चले कि बॉडी में क्या कमी है, क्या बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से करना है तो 1-2 बार वीडियो को तो ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।